बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोनियम आयन के अंदर सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन और पूरे के पूरे इंटायर मॉलिक्यूलर आयन की शेप के बारे में। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने हाइड्रोनियम आयन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रखा है। हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको सेंट्रल ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर दिखाई देगा और मेरे सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ने सराउंडिंग में मौजूद 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो एटम्स के दरमियान में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैंने निकालनी है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स। तो वो निकालने के लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम पर मौजूद लोन पेयर और सराउंडिंग में जितने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद पता होनी चाहिए। मैं उसको ऐड कर दूंगा जिसके रिजल्ट में मुझे मिलेगा एक स्टेरिक नंबर जो मुझे बताएगा कि मेरे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप देख सकते हैं सेंट्रल ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर मौजूद है। सराउंडिंग में जिन 3 हाइड्रोजन से वो जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड भी उसने बनाए हुए हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड प्लस दूसरा सिग्मा बॉन्ड प्लस तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया प्लस एक लोन पेयर। तो मेरे पास जो स्टेरिक नंबर आ रहा है सेंट्रल एटम का वो आ रहा है स्टूडेंट्स 4, विच मीन्स के मेरे सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अब स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो शेप होती है उमूमन वो हमें क्या मिलती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की कंडीशन कब लगती है आपने याद रखना है, उस वक्त जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो और सराउंडिंग में कोई से 4 एटम्स अटैच हो। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिर्फ उस कंडीशन में आपको टेट्राहेड्रल शेप मिलती है। लेकिन अगर आप देखें कि मेरे सेंट्रल एटम ने सराउंडिंग में 3 एटमों से बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन उस पर एक लोन पेयर मौजूद है, तो आपको जो शेप मिलेगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बल्कि उस वक्त जो आपको मॉलिक्यूलर शेप मिलेगी वो मिलेगी स्टूडेंट्स ट्राइगोनल पायरामाइडल। ये वो शेप है जो आपने अमोनिया के केस में पढ़ी होगी अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स। अमोनिया के केस में आपने देखा था कि सेंटर में नाइट्रोजन था, उस पर लोन पेयर था और वो सराउंडिंग 3 हाइड्रोजन से डायरेक्ट सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। वहां पर भी हमने देखा था कि सेंट्रल नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और ओवरऑल मॉलिक्यूल की शेप थी ट्राइगोनल पायरामाइडल। यही कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ भी लग रहा है कि बिल्कुल ये अमोनिया जैसा बिहेवियर शो कर रहा है कि मेरे सेंट्रल ऑक्सीजन ने जिन सराउंडिंग हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर मौजूद है, अगर ये लोन पेयर ना होता और यहां पर भी कोई एटम अटैच होता तब शेप टेट्राहेड्रल होती। लेकिन मैं देख सकता हूं कि मेरे ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर भी मौजूद है। तो हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसके बाइस हमें एक डिफरेंट तरह की शेप देखने को मिलती है। अब आते हैं यहां पर आइडियल बॉन्ड एंगल की तरफ। स्टूडेंट्स, आइडियल बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उस वक्त आइडियल बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्रीज। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है यहां पर आइडियल बॉन्ड एंगल हमें 109.5 डिग्रीज हम क्या तो रहे हैं, क्वेश्चन ये है रियल क्या होगा। रियल यहां पर एग्जैक्ट 109.5 डिग्री के बराबर नहीं होगा। उसका एक छोटा सा रीजन है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इस चीज को काफी तफसील से बयान किया कि अगर मेरे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद हो तो उसकी जो रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर पर वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि क्योंकि लोन पेयर हमने पढ़ा है वेस्पर थ्योरी के अंदर ज्यादा जगह घेरता है, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिपल्शन के बाइस 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो जरा थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो रियल बॉन्ड एंगल है इस मॉलिक्यूल का, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपके पास बॉन्ड एंगल आएगा हम लोगों ने प्रिडिक्शन की थी होना चाहिए 109.5 डिग्री,
लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन लोन पेयर की प्रेजेंस। तो हम देखेंगे कि हमारा जो रियल बॉन्ड एंगल है उसमें कमी बेशी हो सकती है, यानी वो 109.5 डिग्री से कम ज्यादा हो सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में अराइज होता है वो ये है कि ब्रैकेट के बाहर ये जो +1 चार्ज हमें नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये किस एटम पर मौजूद है? क्या ये ऑक्सीजन पर मौजूद है सिर्फ, या क्या ये सिर्फ किसी भी एक हाइड्रोजन पर मौजूद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। बाज़ बुक्स को आप देखेंगे वो ये बताती हैं कि जो +1 चार्ज है, ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये सिर्फ मेरे ऑक्सीजन पर मौजूद है। ऐसा करना गलत है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। हमें जदीद रिसर्चेज ने बताया और हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं इस बात के, जो जदीद मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग जब तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया गया तो वहां से हमने कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए। मैं जस्ट वो रिजल्ट्स आपके सामने लिख रहा हूँ। हाइड्रोनियम आयन के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन पर मौजूद नहीं होता, बल्कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तकसीम हुआ होता है। ये जो चारों के चारों एटम्स हैं, ऑक्सीजन और ये 3 हाइड्रोजन्स, ये इन चारों एटम्स पर बटा हुए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका कुछ हिस्सा इस ऑक्सीजन पर मौजूद होगा, इसका कुछ हिस्सा इस हाइड्रोजन पर मौजूद होगा, इसका कुछ हिस्सा इस हाइड्रोजन पर मौजूद होगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा इस हाइड्रोजन पर मौजूद होगा। साइंटिस्ट जब उन पार्शियल चार्जेस को काउंट करते हैं, यानी इस हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ऐड किया जाएगा इस हाइड्रोजन पर मौजूद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में, फिर इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इसमें ऐड किया जाएगा, और फिर इस ऑक्सीजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसे ऐड किया जाएगा। तो जब हम इस ऑक्सीजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपस में ऐड करते हैं तो उसका जो कंबाइन रिजल्ट है वो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट्री चार्ज के बराबर आता है। यानी मेरे पास जो एलिमेंट्री चार्ज है ऑफ अ प्रोटॉन, ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन, एक सिंगल प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये चार्ज उसके बराबर आता है। दैट्स वाई हम ब्रैकेट्स के बाहर प्लस लिखते हैं। ये कह देना कि ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पर मौजूद है, ये गलत है स्टूडेंट्स। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ऐसा कहना गलत है, ये केमिस्ट्री के रूल्स की वायलेशन है। याद रखना है आपने, मैंने फिर बता रहा हूं आपको एट लास्ट कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तकसीम हुआ है। कुछ हिस्सा इस ऑक्सीजन पर होगा, कुछ हिस्सा इस हाइड्रोजन पर, कुछ इस हाइड्रोजन पर, कुछ इस हाइड्रोजन पर। जब हम उन तमाम के तमाम पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस को जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो कंबाइन इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है, वो एक सिंगल एलिमेंट्री चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है। दैट्स वाई ब्रैकेट्स के बारे में मैंने प्लस लिखा। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको किसी बुक में नजर आए तो आपने समझ आना है दिस इज रॉन्ग अप्रोच। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।